हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। देखिए, जैसा कि हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाले वीडियो में डिस्कस किया था, जब किसी लिक्विड को बॉयल करते हैं तो उस टेम्परेचर पर उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, और अगर हम उस लिक्विड में किसी भी तरह का नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उस केस में लिक्विड का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और इसको हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। तो इसी वजह से जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में हायर होना चाहिए, या हम कह सकते हैं जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के एडिशन से एलिवेटेड हो जाता है या वो इंक्रीज हो जाता है। अब मॉलिक्यूलर वेट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में जो रिलेशन होता है उसके थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन को समझने के लिए यहाँ पर हम लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम के लिए क्लॉसियस-क्लैपेरम इक्वेशन का यूज करेंगे। देखिए, इस इक्वेशन की बात करें तो ये कुछ इस तरह से होती हैं। अब इस इक्वेशन में हम P1, P2, T1 और T2 की वैल्यूज रखेंगे। तो इसके लिए हम इसको इस ग्राफ से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर हम सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं तो सिर्फ हम CD कर्व को कंसीडर करेंगे। अब टेम्परेचर की ये वैल्यू हो जाएगी T1 और ये हो जाएगी T2। मीन्स यहाँ पर T1 लोअर टेम्परेचर है और T2 हायर टेम्परेचर है, और प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी P1 और P2। अब यहाँ पर इस ग्राफ में T1 की जगह TB0 लिखा हुआ है, तो इस टेम्परेचर पर जो प्रेशर की वैल्यू सॉल्यूशन के लिए है वो हो जाएगी P1। तो क्लॉसियस इक्वेशन में हम P1 की जगह P1 लिख देंगे। अब हायर टेम्परेचर की बात करें तो वो हो जाएगा T2, और उसकी जगह इस ग्राफ में लिखा हुआ है TB। तो TB पर जो प्रेशर की वैल्यू है वो हो जाएगी P01। तो हम क्लॉसियस इक्वेशन में P2 की जगह P01 लिख देंगे। अब T1 की जगह हम T0B लिखेंगे और T2 की जगह हम TB लिखेंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर जो P1 है वो हो जाएगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, P01 हो जाएगा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, TB हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, T0B हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, R हो जाएगा गैस कांस्टेंट, और डेल्टा H वेपराइजेशन हो जाएगा मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब देखिए, इक्वेशन 1 में अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, अगर हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो उसके लिए हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं। मीन्स डेल TB इज इक्वल टू T0B माइनस TB। और अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात करें तो उसके लिए जो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आता है वो बहुत कम होता है। देखिए, अगर हम किसी सॉल्वेंट में बहुत कम अमाउंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वो सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट बनेगा। अब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है तो उस केस में उस सॉल्यूशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन आएगा वो बहुत ही कम आएगा। तो हम कह सकते हैं इस तरह के सॉल्यूशन के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू है वो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल ही होती हैं। तो हम TB को भी T0B के इक्वल मान सकते हैं और TB की जगह हम T0B लिखेंगे और ये T0B स्क्वायर के इक्वल हो जाएंगे। तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 2 में रखते हैं तो इक्वेशन 2 कुछ इस तरह से हो जाएगी। मीन्स यहाँ पर इक्वेशन 2 में T0B माइनस TB अपॉन T0B TB लिखा हुआ था, तो यहाँ पर हमने डेल TB लिख दिया और यहाँ पर हमने T0B स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में ये रिलेशन होता है। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसको अगर हम रीअरेंज करते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगी P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू 1 माइनस x2। अब देखिए, इक्वेशन 3 की बात करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, तो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम इस इक्वेशन में दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो ये वैल्यू है वो माइनस x2 के इक्वल होती हैं।
अब ये कैसे होगा, तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो एक सीरीज बनती है जिसकी वैल्यूज कुछ इस तरह से होती हैं। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होता है तो x2 की वैल्यू भी बहुत कम होगी। तो इसी वजह से हम जो सारी हायर वैल्यूज होती हैं उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम ln1 माइनस x2 की जगह माइनस x2 लिख देंगे। अब देखिए इक्वेशन थर्ड में हमें इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पर ln p1 अपॉन p0 1 है तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ से माइनस रिमूव हो जाएगा। तो ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। अब इसकी हेल्प से हम यहाँ पर इस वैल्यू की जगह x2 लिख देंगे। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम इस तरह से रीअरेंज करेंगे और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 6। अब इस इक्वेशन में हमें x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए x2 यहाँ पर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जिसकी वैल्यू n2 अपॉन n1 प्लस n2 होती है। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होता है तो हम n2 को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो x2 की वैल्यू n2 अपॉन n1 हो जाएगी। अब यहाँ पर जो n2 है वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और n1 हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो n2 की वैल्यू हो जाएगी W2 अपॉन M2 और n1 हो जाएगा W1 अपॉन M1। W2 हो जाएगा सॉल्यूट का मास, W1 हो जाएगा सॉल्वेंट का मास, M2 हो जाएगा सॉल्यूट का मोलर मास, M1 हो जाएगा सॉल्वेंट का मोलर मास। तो जब हम N2 और x2 की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से x2 की जो वैल्यू है उसको हम इक्वेशन नंबर 6 में पुट करेंगे, तो ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 8। अब देखिए अगर हम डेल्टा H वेपोराइजेशन अपॉन M1 की बात करें तो इसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कहते हैं, जिसको हम LE से डिनोट करेंगे। तो ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 9। अब देखिए अगर हम सॉल्यूट का 1 मोल सॉल्वेंट के 1000 ग्राम में डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्वेंट का वेट हो जाएगा 1000 ग्राम और सॉल्यूट का मोल हो जाएगा 1। तो इस केस में जो इक्वेशन 9 है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। मीन्स हम इक्वेशन 9 में W2 की जगह 1 लिखेंगे, M2 की जगह 1 लिखेंगे और W1 की जगह 1000 लिखेंगे। अब अगर हम सॉल्वेंट के लिए मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की बात करें तो उसकी वैल्यू ये हो जाएगी। मीन्स अगर हम मोलैलिटी की वैल्यू 1 लेते हैं तो उस केस में डेल TB की वैल्यू KB के इक्वल हो जाएगी। अब इक्वेशन 1 में R T0B स्क्वायर और LE की वैल्यू कांस्टेंट होती हैं, तो किसी भी सॉल्वेंट के लिए KB की वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाएगी। और जो इक्वेशन 11 है वो लिक्विड के मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन और बॉइलिंग पॉइंट में रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है।